तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि स्पर्म एंड ओवम के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन हो जाना। अब इन गैमेट के फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अगर बात करोगे मेल की, मेल में कैसे गैमेट्स बनते हैं तो उसको देखते हैं हम लोग। तो मेल गैमेट में आप बोलोगे, मेल जो गैमेट है उनके फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, तो दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और वो गैमेटोजेनेसिस कैसी होगी, वो होगी स्पर्मेटोजेनेसिस टाइप। कैसी होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस टाइप। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके चीजों को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस हैं जो साथ साथ में हम लोग देखेंगे, वो कौन कौन सी हैं। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बन गए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स बन गए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्पर्मेटिड्स बनने के बाद में भी उसमें कुछ चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस को बच्चों क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो यहां पर हम लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। तो दोनों प्रोसेस को अगर मिला देंगे हम लोग तो हम बोलेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसमें स्पर्मेटिड्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है और स्पर्मेटिड्स से क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। ठीक है। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, जब इनकी बात करोगे आप तो इनमें तीन प्रोसेसेस में ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी या पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। एक आप बोलोगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन, दूसरा बच्चों आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या होगा, ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद में बच्चों आप बोलोगे क्या होगा, तो मैच्योरेशन होगा। तो यानी कि अगर आप बात करोगे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स जो बनेंगे वो तीन फेज में बनेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, दूसरा ग्रोथ होगा और तीसरा मैच्योरेशन फेज होगा। अब जब ये स्पर्मेटिड्स बन गए, यहां पर हम देखेंगे, हम बोलेंगे इनका स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया है। हमने स्पर्मेटिड्स बना लिए अभी, लेकिन ये काम के नहीं है। अब इन स्पर्मेटिड्स से हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ बनेगा। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा बच्चों, तो आप लिख लोगे स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्म टेलियोसिस। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सिंपल सा एक टर्म है, यूज करते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। या बच्चों दूसरा नाम इसका क्या है, स्पर्म टेलियोसिस। तो यहां पर लिख लेंगे स्पर्म टेलियोसिस। यानी कि यहां पर स्पर्मेटिड्स जो बनेंगे उनमें क्या होगा, टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर कंप्लीट जो है क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि स्पर्मेटिड्स बनने के बाद भी क्या आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, और चेंजेस होने के बाद ही क्या बनेगा, कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था, जो लास्ट का लेक्चर था वहां पर हम लोगों ने एक बात डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं,
है ना, अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, पीजीसी सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, उनसे क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया फिर से डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद में आप बोलोगे, डिवाइड होने के बाद में ये क्या बन जाएंगे, तो डिवाइड होने के बाद में बच्चों ये क्या बन जाएंगे, आपके टाइप ए और टाइप बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहां पर जब आप बात करोगे तो शुरुआत में ही मैंने बोला था आपको कि अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है, यहां पर अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल germ सेल्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्या बोलते हैं, पीजीसी। ठीक है, और इनका नेचर कैसा होता है, आप बोलोगे क्यूबॉइडल। कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल शेप की होती है। तो इन सेल से क्या होगा बच्चों, इन सेल्स में माइटोसिस होगा। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें आप बोलते हो एक सेल डिप्लॉयड नेचर की 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वो डिवाइड होके क्या करती है, 2 सेल्स बना लेती है, और दोनों सेल्स कैसी होती हैं, तो आप बोलते हो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की होती है। 11th में ऑलरेडी आप लोग सब समझ चुके हो ये माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में होगा क्या बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया जो होंगी वो डिवाइड करेंगी। तो पहला फेज आप देखोगे, यहां पर हमने बोला था 3 फेज हैं इसके। एक सबसे पहला जो फेज है बच्चों वो कौन सा है, मल्टीपल फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज, लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने बोला जो माइटोसिस होगा, माइटोसिस कहां पर होगा बच्चों, तो आपने बोला माइटोसिस होगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है क्यूबॉइडल नेचर की, उनमें होगा, और उनसे क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। लिख लेंगे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाएंगी। इन सेल्स को बनने के बाद में इनमें फिर से डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद में बच्चों आप बोलोगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये क्या बनाएंगी, एक बनाएगी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा बच्चों कैसा बनाएगा, तो आप बोलोगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। 2 तरीके की स्पर्मेटोगोनिया बन गई, टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक है, अब जो टाइप ए होगी वो एज अ स्टेम सेल काम करेगी, और भी क्या करेगी, ये स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करेंगी, डिवाइड करने के बाद टाइप ए और टाइप बी 2 तरीके की स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। टाइप ए जो होगा बच्चों ये कैसा होगा, एज अ स्टेम सेल काम करता है, यानी कि ये फिर से क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं टाइप ए वाली जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या है बच्चों, स्टेम सेल है। और स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, अपनी जैसी चीजों को बनाने लगती हैं। तो यहां पर आप लिखोगे स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, क्या बनाएगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब जब ये स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे तो कहां से बनेंगे, टाइप ए टाइप की स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे। अब दूसरा देखिए आप, टाइप बी की तरफ चलते हैं। टाइप बी जो हमारा है वो बच्चों क्या है, उसको आप एक लाइन में समझिए, इसको हम बोल सकते हैं इट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म्स। प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म मतलब क्या हुआ कि अगर टाइप बी जो है स्पर्मेटोगोनिया वो किसका फॉर्मेशन कराएगा, वो बनाएगा स्पर्मेटोजोआ को आगे जाके। तो टाइप ए स्टेम
की तरीके से काम कर रहा है, स्टेम सेल की तरीके से। टाइप बी क्या है, प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म को बनाने का जो रॉ मटेरियल है, जो प्रिकर्सर है, वो सेल कौन सी है, तो आप बोलोगे टाइप बी वाली स्पर्मेटोगोनिया। अब इसके बाद में कौन सा फेज आएगा, तो आप बोलोगे ग्रोथ फेज आएगा। कौन सा फेज आएगा, ग्रोथ फेज आएगा। तो दूसरा हम फेज यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज में एक चीज आपको याद रखना है, ग्रोथ से हमें पता चला कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, अच्छे से ग्रो करेंगी जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है। तो आप बोलोगे जो ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है उनका क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, बड़ी बड़ी हो गई स्ट्रक्चर में, है ना। और जब ग्रोथ हुआ उनका, ग्रो की वो वो चेंज हो गई किसमें, तो आप बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन चेंज हुआ, तो टाइप बी वाली स्पर्मेटोगोनिया चेंज हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। इनका स्ट्रक्चर जो था वो लार्जर था, बड़ा था, कंपैरेटिवली टू जो प्रीवियस टाइप की जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी। तो उनसे जब साइज इनका बढ़ गया, है ना, हमने मान लिया कुछ इस तरीके का साइज बना लिया इन्होंने बड़ा सा, न्यूक्लियस हो गया, तो अब साइज बढ़ गया भाई। ये अभी क्या बन गया हमारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना, इसका जब प्लॉइडी लेवल आप बात करोगे तो ये भी कैसा है बच्चों, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैसा है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि डिप्लॉइड नेचर का है। ठीक है, चलिए अभी तक तो क्या हुआ, केवल माइटोसिस। अब इसके बाद जब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो आएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, मैचुरेशन फेज। इस मैचुरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस हमें पता है दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। जब भी आप बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो किससे बनते हैं, मैचुरेशन फेज में बनते हैं। और वहां पर क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मैचुरेशन डिवीजन होगा, जिससे क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे की कहानी। तो ग्रोथ फेज हो गया, ग्रोथ फेज के बाद में हम मूव करेंगे किधर, मैचुरेशन फेज की। तीसरे फेज जो है बच्चों मैचुरेशन फेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं हम लोग। इस मैचुरेशन फेज में अभी मैं पीछे से ला रहा हूं उस स्ट्रक्चर को। ये मैंने बोला था क्या बना था यहाँ पर, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का आपका क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको पहले प्राइमरी हम लिख लेते हैं फिर समझते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन गया, लार्जर था स्ट्रक्चर में, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का था। अब इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे रिडक्शनल डिवीजन। जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो रिडक्शन हुआ यानी कि मियोसिस हुआ, तो आप बोलोगे रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस हुई। और मियोसिस कौन सी हुई, तो आप बोलोगे मियोसिस फर्स्ट हुई। मियोसिस फर्स्ट भी हम बोलते हैं इसको, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। ठीक है, अब इस फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्ट्रक्चर बनेंगे किसके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के। तो ये वाली सेल्स बन गई हमारी कौन सी बच्चों, दो सेल्स बन गई हमारे पास, कौन कौन सी, तो आप बोलोगे दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी तो इनका जो नंबर बच्चों होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये वाला 2n था, बिल्कुल था। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये हो जाएगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बच्चों ध्यान से समझिएगा, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिविजन्स होंगे, और जब फिर से डिवीजन होंगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो फर्स्ट तो यहाँ पर हो गया मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड हो गया। जैसे मियोसिस सेकेंड होगा वैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे स्पर्मेटिड्स। क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स। तो देखिए एक ये थी सेल, तो एक यहाँ पे 2 बने और यहाँ पर 2 बने। ये स्ट्रक्चर किसके बन गए बच्चों, 4 स्ट्रक्चर मैंने बनाए, ये किसके बन गए, स्पर्मेटिड्स के। तो यहाँ पर लिख लेंगे स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स जो बने वो कैसे थे बच्चों, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, है ना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है मियोसिस जो है देखने को मिलेगी आपको, तो वहां पर मियोसिस सेकेंड हो जाएगा या सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होंगे। अब इन वाली सेल से स्पर्मेटिड से बच्चों फॉर्मेशन किसका होगा, तो हमें पता है इन सेल से फॉर्मेशन किसका होना है, ये जितनी सेल्स हैं इनसे फॉर्मेशन किसका होना है स्पर्मेटिड से, जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल की हैं। तो इनसे बनेगा क्या, आप बोलोगे स्पर्मेटोजोआ, यानी कि यहाँ पर अब हमको टेल देखने को मिल जाएगी इसकी, स्पर्म की, यानी कि तैरने लायक ये हो जाएगा या मूवमेंट लायक ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो रेड पेन से हमने बनाया है, दे आर नोन एज द स्पर्मेटोजोआ। लिखे दे रहा हूं मैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलोगे बच्चों, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ का भी नंबर कैसा होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए पहला फेज हमने पढ़ लिया, अभी यहां तक का कौन सा था, तो आप बोलोगे पहला फेज था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। यहां तक स्पर्मेटिड्स हमने बनाए। तो यहां तक का जो प्रोसेस था बच्चों वो हमने पढ़ा था किसमें, एक 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने उस पूरे टॉपिक को। तो एक हो गया हमारा क्या, पहला वाला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा बच्चों क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो इसको इसको नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, जहां पर स्पर्मेटोजोआ बन गए, तो इस वाले पॉइंट्स को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस। या और क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे स्पर्म टेलियोसिस। तो स्पर्म टेलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस जो था किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो हमने समझ लिया। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ विटामिन की भी नीड होती है, मैं लिखे दे रहा हूँ इस पूरे टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो आप बोलोगे विटामिन जो हेल्प करती हैं, ए ई essential for the spermatogenesis। स्पर्मटेलियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये इसेंशियल होता है विटामिन ए एंड विटामिन ई। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक था वो कवर हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत ही ज्यादा इजी था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स में देखते हैं बच्चों क्या कहानी है। फटाफट एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ये कुछ इस तरीके से हेड रीजन होगा इसका स्पर्म का। तो ये आगे का जो रीजन बच्चों है इसको हम देख रहे हैं, ये हेड रीजन है, ठीक है, क्लियर है, ये हेड रीजन है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बच्चों बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं मिडिल पीस, ठीक है। और मिडिल पीस के आगे जब आप जाओगे पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ से भी कुछ स्ट्रक्चर निकले हुए होंगे ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टेल रीजन। समझते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसके हेड रीजन पे, और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम हो गया, ठीक है। तो ये एक्रोसोम वेसिकल, इस एक्रोसोम वेसिकल को अगर हम बोलें ये बनती कहां से है, तो इट इज फॉर्म बाय द, आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा गोल्जी, क्या पढ़ा होगा, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या जो गोल्जी बॉडीज हैं उनसे बनती है एक्रोसोम वेसिकल। और इस एक्रोसोम वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइलुरोनिक, हाइलुरोनिक या हाइलुरिनिडेज, हाइलुरिनिडेज या स्पर्म लाइसेंस। तो हाइलुरिनिडेज या स्पर्म लाइसेंस वगैरह एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, क्लीव द ओवम वॉल, यानी कि ओवम जो है उसकी वॉल को क्लीव करते हैं कौन, हाइलुरिनिडेज या स्पर्म लाइसेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्रोसोम वेसिकल के बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो बाहर की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में जो आगे वाला स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक और स्ट्रक्चर, और इस वाले स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। यहां पर जो न्यूक्लियस है, यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ही तो होंगे, और क्रोमोसोम बच्चों कितने होंगे, 23, क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें 23 हैप्लॉइड कंडेंस, क्या होता है, कंडेंस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये बच्चों जो क्रोमोसोम होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लिखे दे रहा हूं मैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव।
और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे तो यानी कि ये मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएंगे, यानी कि ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब उस आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव 23 कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और उनके साथ में बच्चों इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनको बोलते हैं प्रोटामाइन्स। दिखिए दे रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी हैं, प्रोटामाइन्स। और ये प्रोटामाइन्स इनको ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रखती हैं, जिससे ये मैसेंजर आरएनए बना पाए, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाए। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है ये अभी, जब तक वो ह्यूमन के केस में। अब देखिए इसके बाद में, तो हमने बोला ये वाला जो हेड रीजन था ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया आपसे। तो यहाँ पर पहला पार्ट जो था वो कौन सा था, हेड। लिख लेते हैं हम लोग, ये हेड रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हेड के बाद में आप देखिए यहाँ पर जो ये वाला रीजन है बच्चों, ये वाला, इसको क्या बोलोगे आप, तो दूसरा पार्ट हो गया नेक। और तीसरा जो बच्चों ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलोगे आप, तीसरे को आप बोलोगे दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम बोलेंगे नेक के बाद में ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है आपका मिडिल पीस। मिडिल पीस, ठीक है। और मिडिल पीस के बाद में ये आप देखोगे इधर की तरफ जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको बच्चों क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज टेल। ठीक है, तो ये टेल हो गया। अब वन बाय वन देखते हैं, इनके अंदर आगे भी के बहुत सारी बातें हैं। यहां पर आते हैं हम लोग, इधर देखते हैं कुछ चीजें। तो हेड जो होगा वो कितना होगा, 4 से 5 माइक्रोमीटर के आसपास। ठीक है, यहां पर एक शीथ बनती है जो पोस्टीरियर, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड रीजन ये, ठीक है ये। और फिर आप बोलोगे यहाँ पर मिडिल पीस का एंटीरियर पार्ट, ये ऐसे शीथ बनाता है ये। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये वाला, इन दोनों को देखिए आप। तो इसमें क्या है, हेड का एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है, हेड का, हेड पोस्टीरियर पार्ट है, बिल्कुल है। इधर आप बोलोगे जो मिडिल पीस है उसका एंटीरियर पार्ट है, बिल्कुल है कि नहीं, मिडिल पीस का एंटीरियर पार्ट। तो दोनों को जो ये कवरिंग करता है इसको बच्चों क्या बोलते हैं, मैनचिट। दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, मैनचिट। ठीक है, अब देखिए ये जो नेक रीजन है, नेक रीजन के पास में यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ पर क्या है, इस नेक रीजन में एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बच्चों क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट क्लीवेज। पहला जो क्लीवेज होगा, क्लीवेज ऑफ जाइगोट, वो कौन करवाएगा, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही जाके करवाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ भी एक होगा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज डिजिटल। तो डिजिटल वाले में, डिजिटल सेंट्रियोल में आप बोलोगे यहां से क्या होगा, तो डिजिटल सेंट्रियोल से बच्चों एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं। डिजिटल सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं। और ये एक्सियल फिलामेंट क्या करते हैं, तो आप बोलोगे फ्लैजेलर वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेल वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद में एक स्ट्रक्चर और हम देखेंगे, यहाँ पर मैं बनाया दे रहा हूं। यहाँ पर जब आप आओगे इस मिडिल पीस में, तो आपको कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी मिडिल पीस में, ऐसे इस तरीके से। ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको देखने को मिलेंगी बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल टाइप का होता है, और स्पाइरल अरेंजमेंट होने की वजह से इसको एक टर्म यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं निबेन कर्व। क्या बोलते हैं? निबेन कर्व। ठीक है, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है जब वो मूव करता है, तो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, है ना, एनर्जी मिलता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जब मिडिल पीस खत्म होता है तो यहाँ पर निकल के आता है, इसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, और इसी के साथ में लगा हुआ होता है टेल रीजन। ठीक है, इस रिंग सेंट्रियोल से निकल के एक्सियल फिलामेंट, यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ डिस्टल से क्या निकला? एक्सियल फिलामेंट निकले, और ये एक्सियल फिलामेंट जो होंगे उनका अरेंजमेंट पूछ देता है आपसे, तो आप बोलोगे कितना है? 9+2 का अरेंजमेंट है। कितना है? 9+2 का अरेंजमेंट है, और ये आपका हो गया लास्ट में एंड पीस, जहां पर वो खत्म हो रहा है। क्लियर है? क्या बोलेंगे? एंड पीस बोलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, वो सारे हमने स्पर्म्स के डिस्कस किए, जो जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और भी जो बातें होंगी वो भी आगे हम लोग देख लेंगे। जैसे कुछ चीजें हैं मैं बता दे रहा हूं एडिशनली। एस्कैरिस की जब आप बात करोगे तो एस्कैरिस के अंदर आपको टेललेस स्पर्म देखने को मिलेंगे। कैसे दिखेंगे बच्चों? टेललेस। और कैसे होंगे? अमीबॉइडल शेप के होंगे। कैसे होंगे? अमीबॉइडल होंगे। फिर आप बोलोगे दूसरा एक एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं, क्रेफिश। क्रेफिश में आप देखोगे टेललेस ही होते हैं, और टेललेस होने के साथ साथ में ये कैसे होते हैं? स्टार शेप के होते हैं। ठीक है, क्रेफिश के अलावा क्रैब में देखते हैं एंड लोबस्टर में। तो क्रैब जो है उसमें बच्चों टेललेस ही होते हैं, टेल वहां पर भी नहीं होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? 3 स्पाइंस होते हैं एट द अपेक्स। एपेक्स रीजन जो आगे का होगा, जैसे स्पर्म ये है ऐसे, तो यहाँ पर 3 स्पाइन ऐसे निकले हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर आप देखिए क्रैब के बाद टोड फिश, हालांकि इतना पूछेगा नहीं, आप केवल एस्कैरिस का याद रखिए। तो टोड फिश जो होगा वो कैसा होगा? बाई फ्लैजिलेटेड। कैसा होगा? बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद में गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं उनकी बात करते हैं। मोलस्कन्स जो हैं, स्नेल्स वगैरह। तो गैस्ट्रोपोडा में कैसा होता है? हेक्सा फ्लैजिलेटेड। मतलब क्या हुआ? हेक्सा मतलब 6 फ्लैजिला वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके की सारी बातें हमें देखने को मिलेंगी। अब स्पर्म्स बन गए, सारी चीजें क्लियर हैं। कहां पर बने थे? तो आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया सेल से बने थे। अब वहां से स्पर्म्स को रिलीज किया जाएगा, तो रिलीज किया जाएगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये भी पूछ देता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस, sperms had become embedded in सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते थे कि नहीं? एंड आर फाइनली
and are finally released from the seminiferous tubule. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज कर दिए जाते हैं कहां पर? बाय प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। तो सिंपल सी बात है, जो ल्यूमन था वहां पर ये स्पर्मेटोगोनिया थी मान लिया हमने, तो ये रिलीज किया गया, यहाँ पर एम्बेडेड रहता था, तो ये ल्यूमेन जो होगा वहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस sperms had become embedded in the Sertoli cells, तो लगा हुआ होता है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा, साफ साफ दिखेगा आपको, and are finally released from the seminiferous into lumen। तो आप बोलोगे उस प्रोसेस को क्या? स्पर्मिएशन। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में, यानी कि oogenesis के केस में। तो देखेंगे वहां पर क्या क्या बातें होती हैं oogenesis में। थैंक यू सो मच।